नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। 5-6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक शतरंज की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पहला दलित मुख्यमंत्री देकर कांग्रेस ने अन्य चुनावी राज्यों में भी अपने राजनीतिक विरोधियों को सह देने की कोशिश की है। चन्नी का दलित चेहरा सामने रख करके वह उत्तर प्रदेश में भी दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक मतदाताओं के अपने परंपरागत जनाधार को वापस जोड़ने की कवायद में जुट गई है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकार भी यूपी में नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग में जुट गए हैं। सबका फोकस दलित और अन्य एवं अति पिछड़ी जातियों के साथ ही सवर्ण ब्राह्मणों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने और मजबूत करने पर केंद्रित होते दिख रही है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर बन बिगड़ रहे सामाजिक समीकरणों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर इधर भाजपा के आलाकमान का विश्वास कुछ डोल सा गया लगता है। कोरोना की महामारी में उचित इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में बड़े पैमाने पर हुई मौतों और मृतकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पाने के कारण नदी में तैरते और नदी किनारे रेत में दबे शवों की तस्वीरें, महंगाई और बेरोजगारी और किसान आंदोलन के साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भाजपा के आलाकमान को परेशान किए हुए हैं। उसे नहीं लगता कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान का उसका परंपरागत एजेंडा इस बार भी कारगर हो सकेगा। इसका एक कारण यह भी है कि उसके तथा संघ परिवार की तरफ से भी हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत का माहौल बनाने के इरादे से दिए जाने वाले उत्तेजक बयानों पर भी दूसरी तरफ से खास प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। भाजपा और संघ परिवार की इस रणनीति को भोथरा बनाने में किसान आंदोलन और उसके नेता राकेश टिकैत की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा राज्य में प्रयागराज के प्रतिष्ठित बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी एवं कुछ अन्य साधु संतों की हत्या को लेकर हिंदू समाज वैसे भी नाराज है। इस सबके मद्देनज़र भी भाजपा आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत ही पिछले पखवाड़े उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से त्यागपत्र दिलवाकर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद भाजपा की योजना उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा के दलित चेहरे के तौर पर पेश करने की है। पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी रैलियां, सभाएं करवाने के कार्यक्रम बन रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ भी चुनावी गठजोड़ की घोषणा की है। संजय निषाद वही हैं जिनका पैसे लेने, मार डालने जैसे विवादित बयानों का स्टिंग ऑपरेशन पिछले दिनों वायरल हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि चौहान के साथ ही बेबी रानी मौर्य और हाल ही में भाजपा में शामिल जितिन प्रसाद को विधान परिषद में नामित कर राज्य सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की अटकलें एक अरसे से लग रही हैं और जिसको योगी जी लगातार गलत साबित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा में इन दिनों खास तौर से योगी आदित्यनाथ के शासन में ब्राह्मण समाज के लोग पीड़ित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही शासन प्रशासन में जिस तरह से मुख्यमंत्री के सजातीय राजपूतों का वर्चस्व बढ़ा है, दलितों और पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न, बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। दलितों और पिछड़ों जातियों के बीच भी भाजपा के प्रति इसको सबको लेकर नाराजगी बहुत बढ़ी है। इस सब के चलते ही एक बार तो भाजपा आलाकमान ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का मन भी बना लिया था, लेकिन आदित्यनाथ के अड़ जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद ही भाजपा के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के अलावा ब्राह्मण समाज, दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियों के बड़े चेहरे भी सामने लाने और उनके सहारे जाति समाज को आकर्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। अभी तक भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग गैर जाटव दलित एवं गैर यादव पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बढ़ाने पर केंद्रित रही है। पिछले कुछ चुनावों में उसे इसका राजनीतिक डिविडेंड भी मिलता रहा है। भाजपा की रणनीति अब दलितों में भी सबसे अधिक जाटव यानी चमार आबादी पर फोकस कर बसपा सुप्रीमो मायावती के परंपरागत जनाधार में सेंध लगाने की लगती है। इसीलिए जाटव समाज की बेबी रानी मौर्य को आगे किया जा रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव के सहारे कुछ यादव चेहरों को भी सामने लाकर सपा और अखिलेश यादव के साथ लामबंद माने जाने वाले यादवों के बीच भी सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है।
भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि लाख नाराजगी के बावजूद ब्राह्मण और बनिए बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन भाजपा की यह चुनावी रणनीति कितनी कारगर होगी, इसका फैसला तो चुनावी नतीजे ही कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक कभी कांग्रेस के परंपरागत जनाधार रहे हैं, लेकिन 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के क्रम में ब्राह्मण भाजपा तथा अल्पसंख्यक मुसलमान समाजवादी पार्टी के करीब होते गए। उसी दौर में कांसीराम के वामसेफ आंदोलन और मायावती के साथ मिलकर उनकी बहुजन राजनीति और बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक परिदृश्य पर तेजी से उभरने के बाद उत्तर प्रदेश में दलित और खासतौर से जाटव बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ते गए। तब उनका नारा होता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और ब्राह्मण बनिया छत्री छोड़, बाकी सब हैं DS4। इस दलित जनाधार के बूते ही मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और प्रधानमंत्री के बनने के सपने भी देखने लगीं। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने सवर्ण, ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के जनाधार पर काबिज होने की गरज से अपनी रणनीति में बदलाव किया। खास तौर से ब्राह्मणों को साधने की गरज से उन्होंने भाईचारा सम्मेलन शुरू किए। इस सोशल इंजीनियरिंग ने गजब का असर दिखाया और उन्होंने विधानसभा के चुनाव में 30.43% वोटों के साथ 206 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा 27.4% वोटों के साथ 21 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन साल 2012 में और उसके बाद भी उनके सोशल इंजीनियरिंग की चमक फीकी पड़ती गई। उनका जनाधार भी छिन्न भिन्न होते गया। सबसे बड़ा झटका उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में लगा, जब यूपी में बसपा को 20% वोट तो मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में 23% वोट के साथ बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली, जिनमें बगावत के बाद अब सिर्फ 7 ही बचे रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चुनावी तालमेल से उसे 10 सीटें मिली, लेकिन सपा से चुनावी तालमेल तोड़ लेने के बाद अब यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनमें से कितने मन से उनके साथ रह गए हैं। अब एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों की ओर रुख कर रही हैं। उनके सिपासलार कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा ब्राह्मण समाज को वापस बसपा से जोड़ने के इरादे से ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दलित समाज को अपना कोर वोट मानकर बसपा यह प्रयोग कर रही है, क्या वह पूरी तरह से उसके साथ है? सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी अन्य हिस्से में दलितों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं को लेकर मायावती और उनकी बसपा कभी भी आक्रामक और आंदोलित होते हुए नहीं देखी गई। जुलाई 2017 में उन्होंने यह कहते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था कि अब वह दलित उत्पीड़न के खिलाफ संसद छोड़कर सड़क पर उतरेंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। केंद्र में हो या यूपी में, सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति उनके नरम रुख के कारण भी दलित समाज के लोग उनसे कटते गए। अपने इस परंपरागत दलित जनाधार को एकजुट रखने और उसे विस्तार देने की गरज से ही उन्होंने पंजाब में अकाली दल के साथ चुनावी गठजोड़ किया। सत्ता मिलने पर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी की गई, लेकिन कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी इस चुनावी रणनीति और वादे की भी हवा निकाल दी है। इस बीच मायावती के ही जाटव समाज के युवा नेता चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। बड़े पैमाने पर दलित और ख़ास तौर से पढ़े लिखे दलित युवा उनके आक्रामक तेवरों के कारण उनकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। अभी यह तय नहीं है कि वह किस दल या गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनकी बातचीत कांग्रेस के साथ, सपा और लोकदल के गठबंधन के साथ भी हो रही है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगर उनका अखिलेश यादव की सपा और जयंत चौधरी के लोकदल के साथ चुनावी गठजोड़ हो गया और कांग्रेस भी इस गठजोड़ का हिस्सा बन गई, तो यह बसपा के साथ ही भाजपा के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि उसके पास इस समय उत्तर प्रदेश में न तो कोई ठोस संगठन है और न ही कोई ऐसा नेता जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान हो। जिस प्रियंका गांधी के नाम पर यूपी का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उन्होंने अभी तक इस बात के ठोस संकेत नहीं दिए हैं कि वह यूपी में अपनी राजनीति को लेकर बहुत गंभीर हैं। कुछ दिन यूपी में सक्रिय रहने के बाद वह अचानक गायब सी हो जाती हैं। जितिन प्रसाद के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के साथ रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी के भी कांग्रेस से नाता तोड़ लेने के बाद यूपी में कांग्रेस की हालत और भी पतली हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी आदित्यनाथ के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उनके साथ उनके जातिगत
यादव और अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह से लामबंद बताए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में भी उनका समर्थन इधर कुछ बढ़ा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा कर अपने सजातीय पटेल कुर्मी किसानों को सपा के साथ जोड़ने में लगे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव की अनबन खत्म सी हो गई लगती है। सपा और उनकी प्रसपा के बीच चुनावी गठजोड़ हो जाने की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, केशव देव मौर्य के महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी सपा का चुनावी गठबंधन हो गया है। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी उनके चुनावी गठजोड़ की बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ भाजपा की बात नहीं बन पाने की स्थिति में उनके भी इसी गठजोड़ के साथ आने की बात कही जा रही है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि किसान आंदोलन और उसके नेता राकेश टिकैत का समर्थन भी इसी गठजोड़ को मिल सकता है। इस बीच भाजपा और बसपा से नाराज दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कद्दावर नेता भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक दल के नेता और प्रदेश बसपा के अध्यक्ष रहे लालजी वर्मा कुर्मी और रामअचल राजभर की अखिलेश से बात हो गई है। बसपा के एक और बड़े बुजुर्ग नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया है। उनके पुत्र सपा में शामिल भी हो गए हैं। अखिलेश यादव परशुराम जयंती मनाने के साथ ही परशुराम का बड़ा मंदिर बनाने की बात कर ब्राह्मण समाज को भी साधने में लगे हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण बिठाने और बिगाड़ने के खेल जारी हैं। आने वाले दिनों में इसमें कुछ और आयाम जुड़ेंगे। लेकिन आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे पर अपने बेबाक विवेचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कृपा कर लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।